चैप्टर नंबर 9, लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज। अभी तक हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम को इस हिसाब तक जान चुके हैं कि हम ये कह सकें कि सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट कैसे काम करती है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट कैसे काम करती है। सिमिलरली, if we talk about the pillars of the government, we are very well aware of how that works. Also, we have also talked about the basics of the constitution, yani fundamental rights or directive principles of state policy, fundamental duties, and the initial philosophy behind the constitution. What we now need to focus on is a very important aspect, that is democratic decentralization. डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी का इंपैक्ट ग्रास रूट लेवल पे जनता के बीच में नहीं देखते हो तो जो आइडियल आप बना के चल रहे हो वो एक बुक या थ्योरेटिकल आइडियल रह जाएगा। प्रैक्टिकली उसे इंप्लीमेंट करने के लिए उन सिद्धांतों को जिनके ऊपर आपका संविधान बेस्ड है उसे प्रैक्टिकली लोगों को शोकेस करने के लिए और लोगों की पार्टिसिपेशन स्टेट के साथ ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बेहद जरूरी है। और ये संविधान बनाने वालों को भी पता था, इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 40 के अंदर विलेज पंचायत्स को ऑर्गेनाइज करना स्टेट्स के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐड किया था। बट जैसा कि आप जानते हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट एन इन्फोर्सेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर नॉट अ जस्टिशिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। That is precisely the reason why आपको यह समझना होगा कि इनिशियल 30 to 40 years of the constitution पंचायती राज और लोकल बॉडीज को सीरियसली नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं लिस्ट के बंटवारे की बात करूं, 7th शेड्यूल जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, जिसमें यूनियन लिस्ट बनाई जाती है, स्टेट लिस्ट बनाई जाती है, कंकरेंट लिस्ट बनाई जाती है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो पंचायती राज एंड लोकल बॉडीज कम अंडर स्टेट लिस्ट। एक तरीके से स्टेट की जिम्मेदारी थी कि वो इस तरीके की चीजें पंचायत म्युनिसिपैलिटी सेटअप करे और उनको अच्छे से मैनेज करे, उसके इलेक्शंस रेगुलर बेसिस पे करवाए वगैरह वगैरह। बट ऐसा हो नहीं रहा था और अल्टीमेटली 1992 में एक जायंट लीप लिया जाता है, एक बड़ी छलांग लगाई जाती है जब संविधान में ही बदलाव कर दिया जाता है बाय द 73rd and the 74th constitutional amendments. What you have done is you have added this as a compulsion that you have to organize local bodies in urban areas of the country, you have to organize panchayat in the rural areas, village areas of the country. इस तरीके से शुरुआत होती है एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बड़े प्रोजेक्ट की। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखो तो भारत में पहले पंचायत के ऊपर जो फोकस था वो तो हिस्टोरिक टाइम से, एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। आपने वैदिक समय से सभा और समिति के बारे में पढ़ा होता है इतिहास के अंदर कि सभाएं होती थी, समितियां होती थी विच यूज्ड टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग। हालांकि उसके बाद जो मोनार्किकल सिस्टम आता है, लेकिन इवन इन दैट मोनार्किकल सिस्टम द विलेजेस हैड देयर लोकल बॉडीज। जैसे संगम एरा के जो किंगडम्स होते थे उसमें उर और सभा हुआ करती थी। Once again, an illustration of how local government worked earlier as well. ब्रिटिशर्स के समय जब वो सेटल होना शुरू हुए भारत के अंदर, यूरोपियन सेटल होना शुरू हुए, तो वो अर्बन सेंटर्स के आसपास सेटअप हुए। उन्हीं अर्बन सेंटर्स में से एक था मद्रास, और मद्रास में सबसे पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाई जाती है। खासतौर पे जो एरिया वाइट टाउन होता था, अंग्रेज लोग क्या करते थे, अपना एक एनक्लेवमेंट सी बना लेते थे और उसको एक तरीके से अलग कर देते बाकी के गरीब शहर से, और उस टाउन के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाने वाला सबसे पहला प्रेसिडेंसी टाउन था मद्रास 1687 में। उसके बाद 1725-26 के आसपास बंबई और कलकत्ता में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बननी शुरू हुई। मायो जब वाइसरॉय थे तो उनके समय डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बारे में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, ऑल्दो बहुत ज्यादा चीजें प्रैक्टिकल पर्पस के तौर पे नहीं की गई। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो थे वो अल्टीमेटली प्रोविंसेस को दिए गए इन 1919 में प्रोविंसेस को दिए गए बहुत सारे सब्जेक्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। अब ये तो था आजादी से पहले का सूरत हाल।
आजादी के बाद बहुत सारी कमिटीज बनी जिन्होंने अलग अलग टाइप से रिकमेंड किया कि आपको एक पंचायती राज सिस्टम या एक म्युनिसिपैलिटी सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देना चाहिए और उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए फटाफट से, और इनमें जो भी मेंबर्स होने चाहिए वो चुनाव होके यानी इलेक्शन होके आने चाहिए। तो आजादी के बाद ना सबसे पहला हमारा एक्सपेरिमेंट था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP। इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम एक ग्रुप ऑफ विलेजेस बना देते थे 20 विलेजेस के आसपास, और उस 20 विलेजेस में के सारे पैसे एक अफसर को दे देते थे कि भाई तुम डिसाइड कर लेना कि किस तरीके से इन सभी विलेजेस के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज कंडक्ट करनी। बट दैट फेल्ड मिजरेबली, वो बिल्कुल फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी आई और बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड करना शुरू किया कि आप यार इलेक्टेड पंचायत सेटअप करो लोकल लेवल्स के ऊपर। But that was not implemented in all the states. 1959 में राजस्थान was the first state which implemented it. Then आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वगैरह ने implement करने की कोशिश की। But problem ये थी नॉन यूनिफॉर्मिटी थी। नॉन यूनिफॉर्मिटी का मतलब कुछ स्टेट्स में 2 टीयर पे या 2 लेवल पे पंचायत बन रही थी, कुछ स्टेट्स में 4 टीयर पे या 4 लेवल पे पंचायत बन रही थी, कुछ में 3 लेवल पे बन रही थी, कुछ स्टेट्स में 10-10 साल तक इलेक्शन हो ही नहीं रहे थे पंचायत में, कुछ स्टेट्स में सभी मेंबर नॉमिनेट करके आ रहे थे। तो ये बहुत ज्यादा नॉन यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल रही थी। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आती है, अशोक मेहता कमेटी बैठती है, वो भी रिकमेंडेशंस देती है कि पंचायत बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो। 1985 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एक कमेटी बनाता है GVK राव के अंडर, वो भी यही रिकमेंडेशन देती है। 1986 में LM सिंघवी कमेटी बनाती है कांग्रेस पार्टी, वो भी यही रिकमेंडेशन देती है। अल्टीमेटली इन सभी रिकमेंडेशंस में से जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो निकाल के एक कानून तैयार किया जाता है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड किया जाता है। एंड दिस टू सेट ऑफ ट्विन लॉज, 73rd अमेंडमेंट इज फॉर द पंचायत and 74th amendment is for urban local bodies. These were passed when PM Narasimha Rao, Prime Minister PV Narasimha Rao was the Prime Minister of India. Last year he also won the Bharat Ratna. उनको भारत रत्न का खिताब भी मिला था पिछले साल। आई होप आपको ये जानकारी होगी। तो उनके टाइम पे ये पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट किया गया। 24 अप्रैल से ये अप्लाई होना शुरू हुआ, तो 24 अप्रैल को पूरे देश में नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब ये देखते हैं कि इनमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस में बदलाव क्या लाए गए, चेंजेस क्या लाए गए। अगर आप चेंजेस की बात करो ना, तो उन चेंजेस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कुछ चीजें कंपलसरी हैं और कुछ चीजें वॉलंटरी हैं, यानी कि स्टेट के ऊपर छोड़ दी गई हैं। इसका एक कारण सिंपल सा ये कि बेसिकली पंचायती राज और लोकल बॉडीज जो होती हैं वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए आप स्टेट को कंप्लीटली A to Z बता के नहीं दे सकते हो, क्योंकि फिर स्टेट अपनी मर्जी से क्या करेगा, कुछ तो उसको अपनी मर्जी का स्कोप देना पड़ेगा। इसलिए इस संविधान में जब चेंज किया गया, कुछ चीजें मैंडेटरीली करनी है ऐसा बोला गया और कुछ चीजें स्टेट के ऊपर छोड़ दी गई। स्टेट अगर लेजिस्लेचर चाहता है, स्टेट का विधानसभा चाहता है, तो वो कानून बना के उसे कर सकता है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर मैं बात करता हूं कि क्या चीजें कंपलसरी है, तो दीज थिंग्स आर कंपलसरी, जो मैंने यहां पे लिखी हुई है, दीज ऑल थिंग्स आर कंपलसरी। नंबर 1, हर स्टेट में 3 लेवल पे पंचायत बननी चाहिए। फर्स्ट लेवल इज द विलेज, एक गांव की एक अपनी ग्राम पंचायत। सेकेंड लेवल इज द इंटरमीडिएट मतलब अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, दीज कैन बी 15 to 20 डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन। एंड लास्ट इज डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि जिला के लेवल पे भी एक पंचायत बननी चाहिए। तो 3 लेवल की पंचायत बनाना कंपलसरी है। फॉर दो स्टेट्स विच हैव पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख, 20 लाख से कम अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन है, वो 2 लेवल की पंचायत बना सकता है। जैसे गोवा, सिक्किम और अरुणाचल की कम थी तो वो बनाते थे, लेकिन अब अरुणाचल ने भी 3 लेवल की पंचायत बनानी शुरू कर दी है। खैर वापस आते हैं। ग्राम सभा हर एक पंचायत में आइडेंटिफाई करना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि, और ये जो 73rd अमेंडमेंट है, अच्छा टेक्निकल बात क्या है कि इसने पार्ट 9 और पार्ट 9A ऐड किया है संविधान में। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 और पार्ट 9A ऐड किया है और आर्टिकल 243 के अंदर ही सारे चेंजेस है। 243A, B, C, D, E, F, G अप टू ZT, बहुत सारे चेंजेस हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली आपको देखना है कि कहां पे होते हैं। पार्ट 9 में पंचायती राज है और पार्ट 9A में अर्बन लोकल बॉडीज है, यानी म्युनिसिपैलिटी है। अब ग्राम सभा इज अ ग्रुप
ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स इन अ विलेज। एक विलेज के अंदर जितने भी एलिजिबल वोटर्स है यानी 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं वो सब ग्राम सभा का मेंबर हैं, सब ग्राम सभा का हिस्सा है। अब तीनों लेवल पे देयर विल बी डायरेक्ट इलेक्शंस, यानी विलेज पंचायत के लिए भी जनता वोट देगी, इंटरमीडिएट पंचायत के लिए मेंबरशिप के लिए जनता वोट देगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए भी जनता वोट देने वाली है। ठीक है, अब अपना स्टेट डिसाइड कर सकता है कि हर एक लेवल पे कितने मेंबर्स होंगे पंचायत के। जैसे विलेज लेवल में 5 मेंबर होंगे, इंटरमीडिएट लेवल में 10 मेंबर होंगे, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में 5 मेंबर होंगे। अपना स्टेट अपने अपने हिसाब से डिसाइड करता रहे, है ना। सीट्स हैव टू बी रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एज वेल एज शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन। जितनी भी सीटें आप रखो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के रेशियो में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए सीटें रिजर्व करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। व्हाई? बिकॉज इन लोकसभा आल्सो यू हैव द सेम अरेंजमेंट। लोकसभा के अंदर भी आपको ये कंपलसरी होता है कि आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट रिजर्व करके रखो। सेम वे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर भी कंपलसरी होता है कि आप प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन के रेशियो के बेसिस पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट रिजर्व करके रखो। वैसे यहां पे भी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर जो यहां पे लिया जाता है कि महिलाओं के लिए, विमेन के लिए एटलीस्ट 1/3 सीट्स रिजर्व होती है। एटलीस्ट 1/3 सीट्स का मतलब होता है कम से कम, ज्यादा भी हो सकती हैं। बहुत सारे स्टेट्स में लोकल बॉडीज में 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की जाती हैं। many of the states have seen 50% reservation. Why? Because minimum 1/3 पूछा गया है, वहां पे बोला गया है, उससे ऊपर भी हो सकता है। क्या बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस या बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई प्रावधान है? हाँ, लेकिन दैट इज ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब स्टेट के ऊपर यह छोड़ दिया गया है कि स्टेट चाहता है तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सीट्स रिजर्व कर सकता है, बट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और विमेन के लिए सीट्स रिजर्व करना कंपल्शन है, कंपल्सरी है। पंचायत का टेन्योर हर जगह 5 साल का होगा, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है, कंपल्सरी है। 5 साल से पहले भी डिसॉल्व की जा सकती है पंचायत, दैट कैन ऑल्सो हैपन। और अगर दैट कैन बी डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो उनका कानून है उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। लेकिन अगर 5 साल से पहले पंचायत डिसॉल्व कर दी जाती है, मान लीजिए 3 साल हो गए, 3 इयर्स हो गए और पंचायत डिसॉल्व हो गई, तो नई जो पंचायत आएगी, न्यू पंचायत जो आएगी वो रिमेनिंग 2 इयर्स के लिए आएगी, रिमेनिंग 2 इयर्स के लिए आएगी। ऐसा नहीं है कि फ्रेश 5 साल मिल जाएंगे उनको, नहीं, रिमेनिंग 2 इयर्स के लिए आएगी। ठीक है। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 साल, 21 इयर्स। मैंने आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में बताया था कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 साल और पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए 21 इयर्स इज द मिनिमम एज। अब अगर मैं बात करता हूं और कंपलसरी फीचर्स की, तो 2 इंपॉर्टेंट कंपलसरी फीचर्स आ जाते हैं। एक है स्टेट का फाइनेंस कमीशन बनाना और एक स्टेट का इलेक्शन कमीशन बनाना। देखो दोस्तों, पंचायत के जो इलेक्शंस होंगे ना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं करवाएगा, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके इलेक्शंस करवाता है? प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, और जिन 6 स्टेट्स के अंदर विधान परिषद है या लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां के। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सिर्फ ये चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाने की। इसलिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाना जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट होती है वो गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा की जाती है, बट उनका जो रिमूवल प्रोसेस है, द रिमूवल प्रोसेस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, 1 पर्सन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैज टू बी एज पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज। हमने पिछले चैप्टर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के रिमूवल का प्रोसेस देखा था, वही प्रोसेस फॉलो करके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। तो अपॉइंटमेंट गवर्नर कर सकते हैं, लेकिन रिमूवल इस तरीके से किया जाएगा। रही बात फाइनेंस कमीशन की, तो सेंट्रल लेवल पे ना एक बॉडी होती है, एक अथॉरिटी होती है जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन। ये आर्टिकल 280 के अंदर मेंशन्ड होती है। बेसिकली अगर मैं आपको ब्रॉडली बताऊं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सोर्सेस से रेवेन्यू आता है। टैक्स से रेवेन्यू आता है, पैसा आता है। टैक्स के अलावा बहुत सारी सर्विसेज और बहुत सारे जो सरकारी कंपनियों का शेयर प्रॉफिट डिविडेंड होता है वो सब आता है। तो जब इकट्ठा होके वो एक डिविजिबल पूल, एक
साथ इकट्ठा होता है उसमें से टैक्सेस का जो इनकम है वो अलग कर दिया जाता है, और जो टैक्सेस से कमाया गया पैसा है उसको डिविजिबल पूल बोला जाता है। डिविजिबल पूल का मतलब है कि ये जो पैसा अगर 100 रुपए है मान लीजिए, तो इसमें से कुछ शेयर स्टेट्स के साथ शेयर करना पड़ता है, इसको डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस बोलते हैं। अब इस 100 रुपए में से, यानी डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में से कितना रुपया स्टेट्स के साथ शेयर करना है, इसको रिकमेंड करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनाई जाती है जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन। हर 5 साल बाद यह कहा जाता है कि एक फाइनेंस कमीशन बने और 5 साल के लिए शेयरिंग ऑफ द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्स कैसे होगा यह डिसाइड करे, रिकमेंडेशन दे। वैसे ही अब स्टेट लेवल पे भी फाइनेंस कमीशन की बात होती है इन दिस 73rd अमेंडमेंट, जो कहता है कि पंचायत के साथ कैसे टैक्सेस से कलेक्ट किया पैसा, ड्यूटी से कलेक्ट किया पैसा, टोल से कलेक्ट किया पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है, वो कैसे करना है इसका मैकेनिज्म बताएगा। इसके अलावा अगर पंचायत को कोई ग्रांट्स यानी कि यूं ही फंड्स प्रोवाइड करने, ग्रांट्स का मतलब होता है मनी दैट यू गिव फॉर सम पर्पस विदाउट आस्किंग दैट इन रिटर्न, लोन नहीं है, तो ग्रांट्स कितना प्रोवाइड करना है, पंचायत के फाइनेंसेस कैसे इंप्रूव करने, ये सारा का सारा जिम्मेदारी स्टेट फाइनेंस कमीशन के ऊपर होगी, और हर एक स्टेट को एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाना है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन ये दोनों भी कंपलसरी प्रावधान हैं। तो क्या क्या कंपलसरी है? 3 लेवल पे पंचायत बनाना, ग्राम सभा बनाना, तीनों लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन करवाना, सीट्स को रिजर्व करना फॉर SC ST विमेन, 5 साल की पंचायत चलाना, 21 साल की मिनिमम एज रखना क्वालिफिकेशन की, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाना, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाना। दीज आर ऑल कंपल्सरी प्रोविजंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर वॉलंटरी प्रोविजंस लाइक, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप डिस्ट्रिक्ट पंचायत लेवल पे, अगर आप विलेज पंचायत लेवल पे सरपंच है ना, अगर आप उसका डायरेक्ट इलेक्शन करवाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, आप करवा सकते हो, स्पेसिफिकली सरपंच की पोजीशन के लिए। इसके अलावा 2 शेड्यूल हैं, रूरल एरियाज के लिए 11th शेड्यूल, अर्बन एरियाज के लिए 12th शेड्यूल। These were also added respectively by the 73rd and 74th amendment. In this schedule there is a list of subjects: education, drainage, drinking water supply, village roads, street light, फलाना करके। इसमें 29 सब्जेक्ट हैं, इसमें 18 सब्जेक्ट है। वॉलंटरी प्रोविजन क्या है, वॉलंटरी प्रावधान क्या है? इन 29 में से कौन से सब्जेक्ट पंचायत को सौंप देने हैं, on which subjects you want to give the responsibility to the panchayat is left to the states. States अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं कि 29 में से कितने सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मैं पंचायत को देना चाहता हूं, इसलिए ये हर एक स्टेट में डिफरेंट रहेगा। दिस विल बी डिफरेंट एट मल्टीपल स्टेट्स, ठीक है। So there are some compulsory provisions, there are some voluntary provisions. Compulsory provisions ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम देख चुके हैं। अब 74th अमेंडमेंट में बहुत सिमिलैरिटी है, वेरी सिमिलर टू व्हाट वाज डन इन द रूरल एरियाज, यानी इलेक्शन करवाने हैं, 5 साल का टेन्योर होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाएगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन फाइनेंसेस के बारे में बताएगा। द ओनली थिंग्स दैट आर डिफरेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द म्युनिसिपल लोकल बॉडीज। तो म्युनिसिपल लोकल बॉडीज क्या कहती हैं? 3 तरीके की म्युनिसिपल लोकल बॉडीज का मेंशन्ड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वन इज म्युनिसिपल काउंसिल, other is municipal corporation, and last is नगर पंचायत। कॉन्स्टिट्यूशनली सिर्फ इन 3 के बारे में बात हुई है, तो इन 3 के बारे में ही संविधान कहता है कि डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट आप एंड द पॉपुलेशन, आप या तो नगर पंचायत बनाओगे, या म्युनिसिपल काउंसिल बनाओगे, या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाओगे अपने अपने स्टेट्स के अंदर, अपने अपने अलग अलग शहरों में। हाँ, अब कहां पे काउंसिल बनानी है, कहां पे कॉरपोरेशन बनानी है, कहां पे नगर पंचायत बनानी है? नगर पंचायत मतलब ट्रांजिशनल एरिया है, थोड़ा थोड़ा अर्बन है लेकिन अभी रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये कहां पे बनानी है? दैट हैज बीन लेफ्ट टू द स्टेट गवर्नर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे खुद
क्या पॉपुलेशन का क्राइटेरिया रखना है, क्या अर्बनाइजेशन का क्राइटेरिया रखना है, उनको अपने हिसाब से रखने दो। हाँ, एक बात जरूर है, क्योंकि वाई आई एम सेइंग डिफरेंट होगा, क्योंकि कॉर्पोरेशन इज अ लार्जर अथॉरिटी, इसका स्ट्रक्चर अलग होगा। म्युनिसिपल काउंसिल इज अ स्मॉलर अथॉरिटी फॉर स्मॉलर सिटीज, छोटे छोटे शहरों के लिए। और नगर पंचायत इज अ ट्रांजिशनल, 40,000 50,000 की पॉपुलेशन एरिया के लिए चल सकता है। नाउ if we talk about constitution also gives the definition of a metropolitan area। संविधान मेट्रोपॉलिटन एरिया को डिफाइन करता है और कहता है कि जहां की पॉपुलेशन कम से कम 1 मिलियन तो होनी चाहिए, 10 लाख तो होनी चाहिए, या उससे ज्यादा, या 10 लाख होनी चाहिए। और उस एरिया में डिस्ट्रिक्ट्स एक से ज्यादा लगे, इतना बड़ा एरिया हो कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंदर, 2 डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री आती हो, तो ऐसे एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया कहते हैं। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए क्यों डिफाइन किया गया? बिकॉज मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है अंडर दिस 74th अमेंडमेंट, जिसमें पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए एक प्लान डेवलप किया जाता है। उस मेट्रोपॉलिटन एरिया में कुछ कुछ एरिया विलेज भी हो सकते हैं, कुछ कुछ एरिया अर्बन भी हो सकते हैं, है ना। 2 से ज्यादा म्यूनिसिपैलिटी हो सकती है उसमें, है ना। मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो डिस्ट्रिक्ट 2 से ज्यादा है, तो म्यूनिसिपैलिटियां भी 2 से ज्यादा हो सकती हैं। उनका एक इकट्ठा प्लान बने, ऐसा प्लान करने की कोशिश थी, इसलिए मेट्रोपॉलिटन एरिया की डेफिनेशन दी गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, as far as the local bodies in this are concerned, they are divided in urban areas into wards। तो सिर्फ एक ही लेवल होता है, जैसे पंचायत में 3 लेवल है ना, विलेज पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। यहां पे एक ही लेवल 2 ही लेवल होते हैं, वार्ड, ठीक है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या काउंसिल, ठीक है। तो आपके जो म्युनिसिपैलिटी का एरिया है उसको वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। हर एक वार्ड में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन के साथ एक एक वार्ड का एक एक काउंसिलर होता है, और वो काउंसिलर जाके उस काउंसिल में या कॉर्पोरेशन में बैठ जाता है। अब ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल काउंसिल के मेंबर्स हैं, लेकिन इनके ऊपर एक सीईओ या म्युनिसिपल कमिश्नर बिठा दिया जाता है, विच इज एन आईएएस ऑफिसर। नाउ मेनी पीपल हैव अ प्रॉब्लम विद दिस अरेंजमेंट, बिकॉज अल्टीमेटली आप क्या चाहते थे कि इलेक्टेड जो लोग चुन के गए हैं वो डिसीजन ले, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में क्या होता है, जो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है, जो चुना भी नहीं गया है, जो आईएएस अफसर है, उसको अपॉइंट कर लिया जाता है म्युनिसिपल कमिश्नर, और वो फिर रेगुलेट करता है डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ दैट म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। रही बात मेयर की पोजीशन की, तो मेयर की पोजीशन इलेक्ट होके आएगी या नॉमिनेट होके आएगी, डायरेक्ट इलेक्शन होगा या इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ये चीज भी स्टेट्स के ऊपर छोड़ दी गई है। स्टेट्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, तो हर एक स्टेट में अपने हिसाब से होता है। आपके स्टेट में किस तरीके से मेयर का चुनाव होता है, ये सोचना, ट्राई टू फाइंड दैट आउट। नाउ लोकल बॉडीज के बारे में ये जो जानकारी थी, दैट मच इज सफिशिएंट फॉर यू टू बिगिन यूपीएससी। एंड जो पॉलिटी के बारे में मैंने जानकारी दी है, जो इन सीरीज ऑफ लेक्चर्स में मैंने किया है, मैंने कोशिश की है कि सिंप्लीफाई करूं ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू यू। तो इससे आप अपनी तैयारी की अच्छी शुरुआत और फाउंडेशन ले डाउन कर सकते हैं। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। धन्यवाद।